नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं दीपक डोभाल। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक दल और मतदाता अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। पेश है राज्यसभा टीवी की खास पेशकश लोकतंत्र 2014। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अब तक सुर्खियों पर एक नजर। गठबंधन तोड़ने पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर। एनसीपी ने पृथ्वीराज चौहान को बताया जिम्मेदार, तो सोनिया गांधी का एनसीपी पर पलटवार। एनडीए में रहने पर शिवसेना प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद लेगी फैसला, कहा आम चुनाव में जनता ने साझा उम्मीदवारों को दिए वोट। नागपुर समेत विदर्भ में 3 तरफा मुकाबला, कांग्रेस को अकेले दम पर जीत का भरोसा, तो रत्नागिरी में समुद्री मार्ग का विस्तार बड़ा मुद्दा। हरियाणा के रोहतक में प्रचार तेज, कांग्रेस को विकास के बल पर जीत का भरोसा, विपक्ष उठा रही है जमीन अधिग्रहण का मुद्दा। और विधानसभा चुनाव में करोड़पतियों की भरमार, महाराष्ट्र में 35% और हरियाणा में 70% तादाद। और लोकतंत्र 2014 में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन टूटने के बाद दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को जिम्मेदार बताया है, तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एनसीपी को जिम्मेदार करार दिया है। बाढ़ पीड़ितों से मिलने जम्मू पहुंची सोनिया गांधी ने कहा कि गठबंधन तोड़ने के लिए उनकी पार्टी दोषी नहीं है। हमारे वजह से नहीं, ना मेरे वजह से, ना राहुल की वजह से, ना कांग्रेस पार्टी की वजह से। इससे पहले एक मराठी चैनल के इंटरव्यू में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की वजह से गठबंधन टूटा है। शरद पवार ने चौहान पर धीमी गति से काम करने का आरोप भी लगाया। पवार ने चुनाव के बाद बीजेपी से किसी गठबंधन से इनकार किया है। एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए ऐसी अफवाहें फैला रही है। इस बीच महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा है कि कांग्रेस उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना बीजेपी ही मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं। कांग्रेस और एनसीपी के बीच 15 साल पुरानी दोस्ती टूटने के बाद दोनों पार्टियां अकेले चुनाव मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी से अलग होने के बाद शिवसेना केंद्र में एनडीए को लेकर नरम रुख दिखा रही है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि एनडीए से बाहर आना आसान नहीं है। हालांकि इस नरमी के बावजूद महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना बीजेपी के बीच नई शुरुआत की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को अपने बयान में कहा कि केंद्र में एनडीए से गठजोड़ तोड़ना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के साझे उम्मीदवारों को जनता ने वोट दिए थे, इसलिए एनडीए से रिश्ता खत्म करने के संबंध में किसी भी तरह का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश लौटने के बाद ही किया जाएगा। हालांकि बीजेपी भी गठबंधन टूटने को लेकर बहुत खुश नजर नहीं आ रही। पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि भारी मन से शिवसेना से अलग होने का फैसला लिया गया है, लेकिन नए राजनीतिक माहौल में बीजेपी किसी भी नए गठजोड़ की संभावना को सिरे से नकार रही है। ये सब हमारे बीच में कोई कटुता नहीं है। हम आपस में कोई कटुता नहीं रखते। परिस्थितियों के कारण समझौता नहीं हुआ और आज हमने मन बना लिया है, चाहे शिवसेना के प्रमुख जी का जो भी मन हो, आज हमने मन बना लिया है कि महाराष्ट्र में अपनी ताकत पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। आरपीआई अठावले के वरिष्ठ नेता अर्जुन डांगले ने आज शिवसेना का हाथ थाम लिया। पार्टी को उम्मीद है कि शिवसेना भीमसेना के पुराने नारे के चलते कई और नेता शिवसेना के साथ शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में चुनाव तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से चाक चौबंद है। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने आज मुंबई में बताया कि प्रदेश की सभी सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान को लेकर आयोग की तैयारियां पूरी हैं। आयोग ने जानकारी दी कि प्रदेश की 3 सीटों पर ईवीएम के बदले पेपर बैलेट से मतदान होगा, क्योंकि वहां पर उम्मीदवारों की संख्या 63 से ज्यादा है। ये सीटें हैं बोकर, नांदेड़ उत्तर और नांदेड़ दक्षिण। ईवीएम में इससे ज्यादा उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह को दर्ज करना मुमकिन नहीं है।
अवैध धन और शराब को जब्त करने के लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। We will be deploying 135 general observers, 112 expenditure observers, 5 police observers, and 8 awareness observers, and they will be overseeing the various aspects of election arrangements. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की पत्नी अमिता और दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा किस्मत आजमा रही हैं। इस चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 27 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने 21, एनसीपी ने 16, शिवसेना ने 10 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की सूची में पुणे की पार्वती सीट से विधायक माधुरी मिसाल और बीड की परली सीट से पंकजा मुंडे के अलावा सभी महिला उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। विदर्भ की सावनेर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सोनभा मुसले का नामांकन खारिज हो गया है। निर्दलीय उम्मीदवार ने उनकी उम्मीदवारी पर आपत्ति दर्ज कराई थी। मुसले ने पीडब्ल्यूडी में कर्मचारी होने की जानकारी हलफनामे में नहीं दी थी और इसी के चलते उनका नामांकन रद्द हो गया। इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार के करीबी नेता अंकुश ककड़े का नामांकन भी खारिज हो गया है। अंकुश का नामांकन इस वजह से खारिज किया गया क्योंकि वो चुनावी हलफनामे में एक अहम फॉर्म समय रहते नहीं लगा सके। अंकुश ने कसाबा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पर्चा भरा था। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए कुल 6,494 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों में इस बार करोड़पतियों की भरमार है, जिसमें कई मौजूदा विधायक भी हैं। महाराष्ट्र में उम्मीदवारों ने नामांकन के वक्त जो हलफनामे दाखिल किए हैं उन पर नजर डाली जाए तो कई मौजूदा विधायकों की संपत्ति 4 गुना तक बढ़ गई है। इसमें मुंबई शहर से चुनकर आने वाले 35 विधायकों की संपत्ति में पिछले 5 साल में 137% का इजाफा हुआ है। मुंबई के 4 शिवसेना विधायकों की संपत्ति में तो 601% की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस नेता कृपाशंकर ने 2009 में खुद के पास 80 लाख की संपत्ति बताई थी, जो अब बढ़कर 3 करोड़ 20 लाख रुपए हो गई है। एमएनएस उम्मीदवार राम कदम की संपत्ति 2009 में 13 करोड़ थी, जो अब 39 करोड़ रुपए हो गई है। तो वहीं एनसीपी नेता छगन भुजबल की संपत्ति 5 साल में 8 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 21 करोड़ रुपए हो गई है। मुंबई की दिनशोई सीट से किस्मत आजमा रहे बीजेपी के मोहित काम्बोज इस बार सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में उन्होंने खुद के पास 353 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई है। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आसिम आजमी ने 156 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। एनसीपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने करीब 39 करोड़ की संपत्ति की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के पास 13 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति है, जबकि पूर्व मंत्री नारायण राणे के पास 72 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और चुनावी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ और चुनावी खबरें। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में शिवसेना और एनसीपी की मजबूत पकड़ है। इस बार के चुनाव में भी इन्हीं दो दलों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। रत्नागिरी स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और वीर सावरकर की जन्मभूमि है और यही वो जगह है जहां तत्कालीन बर्मा के आखिरी राजा थिबो को अंग्रेजों ने कैद किया था। रत्नागिरी में इस शानदार इमारत को अंग्रेजों ने खासकर तत्कालीन बर्मा के आखिरी राजा थिबो को कैद करने के लिए बनाया था। बाद में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को भी इस इमारत में कैद रखा गया। रत्नागिरी में वो घर भी मौजूद है जहां लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे जाने से पहले अपना बचपन बिताया था। हालांकि मौजूदा वक्त में रत्नागिरी अल्फांसो आम के लिए जाना जाता है। Only district in the country probably having 3 Bharat Ratnas from a single district.
a district which is very high in literacy rate, very good sex ratio. People are well aware of their rights and duties. कोंकण मंडल में आने वाला रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर के तट पर मौजूद है। 1960 में महाराष्ट्र राज्य के गठन के साथ ही रत्नागिरी जिला बन गया था। 1981 में रत्नागिरी जिले का बंटवारा कर एक नया जिला सिंधु दुर्ग का गठन किया गया। जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें दापोली, चिपलुन, गुहागर, रत्नागिरी और राजापुर शामिल हैं, जिनमें से 3 पर फिलहाल शिवसेना और 2 पर एनसीपी का कब्जा है। पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने सभी 3 सीटों पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। मेरे पार्टी पे आरोप हुए, लेकिन एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इसका एक ही अर्थ निकलता है कि महाराष्ट्र में सबसे मजबूत और कल की सत्ता मिलाने वाली दावेदार पार्टी कौन सी होगी, तो मेरी एनसीपी पार्टी होगी। रत्नागिरी में करीब 167 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, जहां मछुआरों ने बस्तियां बसा रखी हैं। यहां के ज्यादातर लोग मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में काम करते हैं। रत्नागिरी की 85% जमीन पथरीली है और सड़कें जिले के लिए बड़ा मुद्दा हैं। तट से लगे समुद्री मार्ग का प्रस्तावित विस्तार को लेकर ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां वोट मांग रही हैं। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए था, रोड और बाकी सुविधा होनी चाहिए थी, इसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ। इस जिले में फिलहाल शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दबदबा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि आने वाले चुनावों में भी यही ट्रेंड रहने की उम्मीद है। अमृतांशु राय, राज्यसभा टीवी, रत्नागिरी, महाराष्ट्र। और संतरों की बात होते ही नागपुर का नाम याद आ जाता है, मगर संतरा नगरी नागपुर में बड़े उद्योगों की कमी है। ऐसे में किसान चाहते हैं कि सरकार नागपुर में जूस और दवा जैसे उद्योग लगाए, साथ ही भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था करे, जिससे संतरा के छोटे किसानों भी उनके उत्पाद की उचित कीमत मिल सके। नागपुर में संतरों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। आसपास के करीब 200 गांव के किसान कारोबार के लिए नागपुर मंडी में संतरों को ट्रकों में भरकर ला रहे हैं। इन्हीं में से एक किसान जगदीश भी है, जो नागपुर के करीब हरिदासपुर से 2 क्विंटल संतरा लेकर आया और इसे बेचने के लिए व्यापारी का इंतजार कर रहा है। जगदीश बताता है कि बेहतरीन क्वालिटी वाले संतरों को कम कीमत पर मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली भेज दिया जाता है। यहाँ की मंडी ज़्यादा चलने के बाद फिर आजू बाजू की मंडी चालू हो जाती, तो संतरे कहाँ लाने का। वहाँ संतरे अपन ने डाले तो वहाँ अच्छा रेट मिलता नहीं। 1-2 दलाल रहते वहाँ पे, यहाँ पे हजारों ने दलाल है, इसलिए यहाँ माल लाते। भारत में केले और आम के बाद संतरा सबसे ज्यादा पैदा होता है। फलों की कुल पैदावार में इसका हिस्सा 2013 में 12.4% था। इस दौरान इसका उत्पादन 29.06 लाख टन हुआ, जो कि 2012 की तुलना में 9.3% की बढ़त थी। इस उत्पादन में महाराष्ट्र का हिस्सा 13% है। नागपुर के संतरे गुणवत्ता के मामले में दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ के संतरों में दुनिया के दूसरे भागों में उत्पादित संतरों की तुलना में ज्यादा गूदा होता है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले फल इलाके में नहीं बचते। नारंगी की बेहतरीन किस्में अंबिया बहार, अमेरिका और ब्राजील को निर्यात की जाती हैं, जबकि दूसरे दर्जे के संतरों का इस्तेमाल स्थानीय उद्योगों में होता है। ऐसे में छोटे किसानों के हाथ कुछ खास नहीं लगता और वो अपनी खेती बड़े किसानों के हाथ बेच देते हैं। पुरातन उनको लोगों का भाड़ा महंगा है, ये सब कुछ सारी बातें हैं। लोडिंग उनको टन के 3-4 टन माल लेना पड़ता है एक साथ। कहीं भियापुर जाता है माल, कहीं नागपुर जूस कंपनी वहाँ जाता है, तो उनको वो रेट में नहीं पुराता। राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। इसके मुताबिक पर्याप्त भंडारण की सुविधा मुहैया कराए जाने पर नागपुर में उत्पादित संतरों का निर्यात बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 25% से ज्यादा संतरे बाजार पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, नागपुर। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर में बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां पुणे और मुंबई की तरह प्रशासनिक इकाइयां हैं, लेकिन यहां लोक निर्माण के कई काम अब भी अटके पड़े हैं। पेश है यह खास रिपोर्ट।
संतरों का शहर नागपुर कभी मध्य प्रांत और बरार राज्य की राजधानी रही। इस शहर में वो सारी खूबियां हैं तो इसके आर्थिक रूप से एक बड़े केंद्र में होनी चाहिए। नागपुर विदर्भ का एक बड़ा व्यापारिक शहर है। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी वाला ये शहर विदर्भ के हजारों बेरोजगारों युवकों की उम्मीद का शहर भी है। रेल और यातायात मार्ग से जुड़ा ये शहर विदर्भ राज्य की राजधानी होने का दावा रखता है। राजनीतिक रूप से जागरूक इस शहर में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पैठ बनाने की कोशिशों में लगी हैं। नागपुर जिले में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 12 सीटें हैं। 2009 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन ने 4 सीटों कटोल, नागपुर उत्तर, नागपुर दक्षिण और सावनेर पर जीत दर्ज की थी, जबकि 8 सीटों पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन का कब्जा था। इनमें हिंगना, कमाठी, नागपुर मध्य, नागपुर पूर्व, नागपुर पश्चिम, नागपुर दक्षिण पश्चिम, रामटेक और उमरेठ सीटें शामिल हैं। बीजेपी इस बार सरकार विरोधी लहर के बलबूते जीत हासिल करने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस अपने काम के बल पर जीत का दावा कर रही है। The irrigation potential which has to be developed has not been developed by these Congress and NCP government. As far as there are lot many farmers issues and many farmers are committing suicide. Now the agriculture as a whole has become a loss-making business, and so people are moving away from agriculture. Unemployment is a big issue in our district. नागपुर जिले में कई परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। मिहान परियोजना के तहत 10 साल से लंबित औद्योगिक गलियारे को विकसित करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। Nagpur, for example, we have Mihan, which is our flagship project. This has been alive since 2000, 2001. In fact, it was conceived as back as 1994. So we are 20 years away from there, and we still do not have any credible project over there. तो उत्तरी नागपुर को दक्षिणी नागपुर से जोड़ने वाला फ्लाईओवर का काम पिछले 20 साल से अटका पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ राजनीतिक पार्टियों को लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। This bridge, which was to be completed in June 2009, in 42 months, it's still incomplete. Only 40% work has been done, and we had to file a PIL. Like, it is not a common man's job. It's the job of the administration. नागपुर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का गृह जिला भी है। इस बार उन्हें यहाँ नितिन राउत से कड़ी चुनौती मिल रही है। दोनों नेताओं पर पार्टी की साख बनाए रखने का दबाव है। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी होने के बावजूद भी नागपुर में जिस तरह वृद्धि होनी चाहिए थी, नहीं हो पाया। सरकार द्वारा आयोजित बहुत सारे कार्यक्रम अभी भी बंद पड़े हुए हैं। इस बार चुनाव में जनता का डिमांड है सरकार जल्द से जल्द इन सारे कार्यक्रमों को पूरा करे। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मैं राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार बात हरियाणा की। और अब बात हरियाणा से जुड़ी कुछ चुनावी खबरों की। हरियाणा के हिसार में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने राज्य सरकार पर किसानों और नौजवानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र में बीजेपी की सरकार के कामकाज की तारीफ की। शाह ने महंगाई को काबू में करने का दावा भी किया। हमने कहा था कि महंगाई को हम काबू में करेंगे। धीरे धीरे महंगाई काबू में आ रही है। 20 साल के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम नीचे गिरना शुरू हुए हैं। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में लगातार तीसरी बार कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया है। हुड्डा ने कहा कि पार्टी कल अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। में चुनौती बन के आती है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। कांग्रेस की पार्टी का बहुमत आएगा और तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। मैनिफेस्टो 1 तारीख को रिलीज किया जाएगा चंडीगढ़ में और पंचकुला में, और चंडीगढ़ 4 तारीख को है। सोनिया जी अपना चुनाव प्रचार महम से स्टार्ट करेंगे। महम और सिरसा 2 जनसभाएं करेंगे। तो कुछ इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप फिलहाल हरियाणा में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विशाल, महाराष्ट्र की तरह हमने देखा कि हरियाणा में भी कोई बड़ा गठबंधन नहीं है। सभी पार्टियों ने अलग अलग राहें पकड़ ली हैं। एक आध छोटे गठबंधन की बात अगर छोड़ दी जाए, किस तरह की सियासी तस्वीर उभर रही है और जो बुनियादी मसले हैं वो क्या है विशाल? देखिए,
दीपक, सियासी तस्वीर हरियाणा की भी महाराष्ट्र की तरह है। अगर ये कहा जाए कि काफी उलझी हुई है तो गलत नहीं होगा। हालांकि सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस, INLD, बीजेपी सब अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही हैं। कोई गठबंधन नहीं है इन पार्टियों का किसी के साथ। हरियाणा जनहित कांग्रेस और हरियाणा जन चेतना पार्टी के बीच में गठबंधन जरूर है, लेकिन इनमें से एक पार्टी अभी अब से ठीक 2 या 3 महीने पहले बनी और दूसरी पार्टी जो कि पिछले चुनाव में भी खड़ी हुई थी मैदान में और उनको सिर्फ 6 सीटें मिली थी। लेकिन कुछ इलाके हैं जिन इलाकों में इन दोनों पार्टियों का वर्चस्व कहा जा सकता है। इसके अलावा जो बाकी तीनों पार्टियां हैं, कांग्रेस पिछले 10 साल से इस राज्य में राज कर रही है, तो निश्चित रूप से जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको लेकर कांग्रेस के खेमे में काफी चिंता इस वक्त कही जा सकती है। INLD की जहां तक बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल की, तो क्योंकि उनकी जो टॉप लीडरशिप है, जो आला नेता हैं उनके, वो एक नौकरी घोटाले के तहत कन्विक्टेड हैं, जेल में बंद थे। अभी ओम प्रकाश चौटाला और उनके सुपुत्र अजय चौटाला दोनों बेल पर बाहर हैं 17 तारीख तक के लिए, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकते। ये एक निश्चित रूप से उनके लिए थोड़ा सा धक्का रहेगा इस पूरे चुनाव में और इसका खामियाजा उन्हें हो सकता है भुगतना पड़े। बीजेपी की जहां तक बात है, 10 में से 7 लोकसभा सीटें उन्होंने जीती थी अब से 3 से 4 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे। तो बीजेपी के खेमे में जोश थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये चीज यहां जरूर याद रखनी पड़ेगी कि बीजेपी ने अब तक हरियाणा में सिर्फ एक ही बार दहाई का आंकड़ा पार किया है। पिछली बार 4 सीटें सिर्फ थी उनकी असेंबली में, तो अगर 4 से 45 या 4 से 60 के लिए जो उसका बुनियादी और जमीनी जनाधार है वो एक बड़ी समस्या है जो अब तक देखने को नहीं मिला है। बीजेपी इसी उम्मीद में है कि मोदी फैक्टर के सहारे वो इस बार भी अपना चुनाव जीते। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। हरियाणा के रोहतक जिले में चुनाव प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का गृह जिला होने के कारण इस जिले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जिले की 4 विधानसभा सीटों पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। ये है बेहद प्राचीन और हरियाणा की मौजूदा राजनीति का बेहद अहम केंद्र रोहतक। रोहतक हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह जिला है। 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या वाले इस जिले में चुनाव का असर साफ दिखाई देने लगा है। रोहतक जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस बार सिटिंग गेटिंग फॉर्मूले पर अमल करते हुए जिले की 4 सीटों पर सिटिंग विधायकों को मैदान में उतारा है। गढ़ी सांपला किलोई सीट से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर मैदान में हैं। रोहतक शहर सीट से भारत भूषण बत्रा को पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया है। महम सीट से आनंद सिंह दांगी को टिकट मिला है। कलानौर सीट से शकुंतला खटक चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस राज्य में मौजूदा सरकार में हुए विकास को लेकर तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। नहीं, तरीका क्या, annuity, it's a land acquisition policy has been appreciated by all the states in Haryana, all the states in India, rather they are following that one, and UPA में भी इसकी प्रशंसा इस बात के लिए, तो कहीं ना कहीं तो ठहराव लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही रोहतक सुर्खियों में रहा है। विपक्ष लगातार रोहतक के विकास को प्रदेश के बाकी हिस्सों की उपेक्षा मानता रहा है, लेकिन इस बार विपक्ष ने किसानों की जमीन अधिग्रहण को चुनावी मुद्दा बनाया है। तो मुद्दे जो एक आम जनसाधारण के लिए, आम आदमी के लिए होता है, रोटी कपड़ा और मकान, हमारी प्राथमिकता यही है कि हर आदमी को रोटी मिले, खाने के लिए रोटी मिले, रहने के लिए मकान हो, उसके सर पे छत हो और शरीर पे कपड़ा हो। इस बार दिलचस्प ये है कि बीजेपी ने भी रोहतक की सभी सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी किसानों की अनदेखी और बेरोजगारी को मुख्य समस्या बता रही है। हमारे एरिया के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का काम किया इस मुख्यमंत्री ने। मेरे ख्याल में ये प्रदेश अलग बना तब से लेकर आज तक इसके जो कार्यकाल में क्राइम बढ़ा है, इसका सर्व जिम्मेवार भूपेंद्र हुड्डा है। रोहतक में कांग्रेस की सीधी चुनौती मुख्यमंत्री हुड्डा की अगुवाई में रोहतक की सभी सीटों को बचाने की है। वहीं विपक्ष भी मुख्यमंत्री के गृह जिले में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। रविंद्र सिंह श्योराण, राज्यसभा टीवी। तो लोकतंत्र 2014 में आज बस इतना ही। नमस्कार।